सोनिया गांधी खड़गे जी को न्योता भेजा गया और ये लोग नहीं आए, तो हाँ। इसको लेकर के आम पब्लिक क्या सोचती है? अब चूंकि अब वो शंकराचार्य है तो उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि आपने क्यों निमंत्रण स्वीकार कर दिया। अब चूंकि ये राजनीतिक दल है कांग्रेस, तो केवल भाजपा के लोग ही पूछ रहे हैं कि इन्होंने गलत किया ये कर। तो उसमें सबको आना चाहिए, और चाहे वो कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, हर दल के लोगों को जहाँ निमंत्रण मिले तो ना मिले तो। आप खुद चाहते हैं कि ये फंसा रहे, इसी में लोग मरते रहें, हम इसका आनंद लेते रहें। जिसका अपना विजन नहीं क्लियर है वो जीवन भर घड़ी की पेंडुलम की तरह इधर उधर हिलता रहता, अपनी मध्यमान स्थिति को नहीं प्राप्त करता। छोटी देवकाली जी सीता महारानी कुल देवी हैं, और बड़ी देवकाली भगवान राम की कुल देवी हैं। राजा रघु थे, भगवान राम के पूर्वज थे, दिलीप अर्ज और सब के पूर्वज थे राजा रघु। तो उनको कहीं युद्ध पे जाना था, युद्ध पे, और बहुत बेचैन थे, परेशान थे। तो महारानी ने उनको स्वप्न में दिखाया कि यहाँ करके महासचंडी यज्ञ करो, युद्ध में आपको विजय सिर प्राप्त होगी। राजा रघु आए यहाँ पे, महासचंडी यज्ञ किए और कलशवास किए, और युद्ध में उनको विजय सिर प्राप्त हुई। राजा रघु को उन्होंने महारानी की स्थापना करवाई थी। और देवी भागवत में 7वें अध्याय और 11वें स्कंद में इसका विवरण भी है। त्रिगुणा माने श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, रजोगुण, तपोगुण, सतोगुण, सारा गुण जगत जननी में विराजमान महामाया जगदम्बिका श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अयोध्या में विराजमान है। और ये भी कहा गया है भगवान राम का जब जन्म हुआ, महारानी श्री कौशल्या माता जी उनको दर्शन कराने के लिए लाई थी। उनके साथ 7 सरजू महारानी भी आई थी, ऊपर सरजू महारानी की भी मूर्ति यहाँ पे है। तो ये बड़ी देवकाली का मंदिर है अयोध्या राम मंदिर से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और लल्लन टॉप की टीम इस वक्त अयोध्या में है। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसकी कवरेज के लिए तो हम तमाम एस्पेक्ट पे बात करते रहते हैं। तो हमें यहाँ कुछ विद्वजन दिखे, यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, इनकी बातचीत में हमें इंटरेस्ट जागा। राजनीति, पूरा उस जमाने की और अब की तमाम चीज़ों पे चर्चा कर रहे थे। तो हमें कहा हमें रुक करके बात करनी चाहिए। ये पीछे हमारे कुंड है, इस कुंड को क्या बोलेंगे? सरोवर है, देवकाली सरोवर। देवकाली सरोवर। तो इसका पानी वानी कैसे मैनेज होता है? पानी पहले निकाला गया था, हाँ। और अब पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं, लेकिन एक प्रयास किया जा रहा है पानी निकालने का जो है। नहीं तो इसमें कुछ ऐसे जैसे पानी बारिश का ही पानी है या फिर आप लोग? ट्यूबवेल लगी हुई है, ट्यूबवेल लगा हुआ है। हाँ। उसका पानी इसमें बराबर हम लोग भराते रहते हैं। अच्छा, तो क्या था, गंदा सा पानी हो गया है? हाँ, हरा पानी हो गया है। अच्छा, गंदा नहीं है, काई की वजह काई से। की वजह से। अच्छा, आपका क्या नाम है? महंत सुनील पाठक। आप भी महंत हैं? जी जी जी, अयोध्या में बहुत सारे महंत हैं। बहुत महंत तो इस समय कुछ ज्यादा हो गए हैं। अयोध्या में जो है नहीं, हम लोग तो हैं। हाँ। हम लोग तो खानदानी महंत यहाँ के हैं। अच्छा। हम लोग का 12 पीढ़ी से यहाँ से हाँ। जो है सेजरा में है पाठक परिवार। हाँ। मंदिर पे माता जी की सेवा में लगा रहता है। अच्छा। और यहाँ आपका क्या नाम है? हरीश पाठक। और आपका? शिव प्रकाश मिश्रा। और आप जी? जी, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सिंह है। अच्छा, आप सर? अनिल पांडे। अनिल पांडे। गौरव सिंह जी। तो ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ मैं देखा हूँ, जैसे अयोध्या में जिससे मैं बात करता हूँ तो आदमी श्री श्री 1008 108 इसी से शुरू होता है। और जो थोड़ा ठीक ठाक दिखेंगे वो बताएंगे हम जगत गुरु हैं। एक आध लोग अपने आप को शंकराचार्य भी बता देते हैं। तो क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, अयोध्या जी में बहुत प्रखंड विद्वान है, एक से एक बहुत विद्वान है। विद्वानों की कमी नहीं है, और ये विद्वानों की धरती रही है। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान, आराध्य देव हम लोगों की, जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ पे एक से एक विद्वान हुए हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान अयोध्या में हैं। राघवाचार्य जी हैं, राजकुमार दास जी हैं, नृसिंह दास जी हैं। एक बंगाली बाबा थे, वो 117 वर्ष होकर के वो अपना शरीर छोड़े थे। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान अयोध्या में आज भी हैं। और बहुत सारे लोग क्लेम भी करते हैं ना। हाँ, विद्वान होने क्लेम करते हैं तो बहुत लोग। अब क्या करेंगे, ये 5 उंगली है ना, ये जो है बराबर तो है नहीं, तो लगा रहता सब है, लेकिन विद्वान हैं, अच्छे अच्छे विद्वान है अयोध्या में। और चाचा, क्या हाल बटे आपके अयोध्या के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब से राम मंदिर बनत बा तब से बहुत सुंदर, बड़ा हर्ष का आनंद माहौल है।
तो गए आप दर्शन करने? हम तो हमेशा जाया करते, हम तो नहीं बन रहा था उसके पहले भी जाते थे, अब भी जाते हैं। बड़ा आनंद आता है दर्शन करने में, बड़ा बड़ी खुशी हो रही है कि 500 वर्षों का ये जो कलंक था एक प्रकार से वो दूर हुआ। कितने लोगों ने उसमें मारे गए, तमाम लोगों ने, कितने लोगों का रक्त बहा और बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं उस मंदिर को बनाने के लिए। अब वो दिन आ गया है, 22 जनवरी को भगवान राम की स्थापना भी हो जाएगी। और इसी हम लोग नहीं, आप लोग भी इस समय जितने लोग हैं जिसके ये जीवंत कार्यकाल में ये स्थापना हो रही, समझ लीजिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं और अयोध्या के लोग तो ही बहुत ही सौभाग्यशाली है। तो आप भी पूजा पाठ करते हैं या फिर कुछ और? हाँ, हम पूजा पाठ करते हैं। ये मंदिर जो है, मंदिर के ये हमारे छोटे भाई थे जो अभी बोल रहे थे, हम लोग यहाँ खानदानी महंत हैं, पुजारी हैं। अच्छा, तो हर मंदिर के अलग अलग पुजारी होते हैं? हाँ नहीं, यहाँ के तो हमारे ही परिवार के हैं ना, ये बड़ी देवकाली माता जी के तो हम ही लोग हैं। और वहाँ अयोध्या में तो अलग ही है। हर तो ये मंदिर पीढ़ीगत चला आता है? पीढ़ीगत कम से कम 15-16 पीढ़ी से हम लोग यहाँ हैं। जो हम लोगों का सजरा में मिला है, हाँ, गजेटियर में हाँ। जो मिला कि हम लोग 15-16 पीढ़ी से यहाँ हैं। अगर एक पीढ़ी आप 100 बरस मानते हो, 80 बरस मानते हो, तो भी हजारों बरस से ज़्यादा हो गया। और आप क्या करते हैं? जी हम एक शिक्षक हैं। शिक्षक हैं। जी अच्छा, कहाँ पढ़ाते हैं? जी हम मया में पढ़ाते हैं, तो जो है क्या कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय के हम हेड मास्टर हैं। अच्छा, मया बाजार। जी अच्छा, तो आप लोगों की ड्यूटी तो नहीं लगी है? अभी तो ड्यूटी नहीं आई है, लेकिन लगेगी ज़रूर। लगेगी। हाँ, और स्कूल में बच्चों में क्या चर्चा है मंदिर को लेकर के? मंदिर के लिए सभी लोग उत्साहित हैं, क्योंकि जनमानस की सबसे बड़ी बात यह है कि 550 वर्ष से ये आप समझिए कि किसी व्यक्ति ने हमारे किसी स्थान में, चूँकि राम यहाँ की कण कण में बसते हैं और राम से ही सब कुछ शुरुआत होती है, ये जीवन की शैली है। वो चाहे किसी धर्म में हो, किसी पंथ में हो, कहीं भी हो, वो सभी लोग राम को मानते हैं। तो राम के मंदिर को खंडित कर दिया गया, राम के वो, तो ये एक आस्था का प्रश्न था पूरे उसमें कि जब भी लोग वहाँ जाते थे तो मन को एक गलान होती थी, एक वो होती। बीच में देश आज़ाद हुआ तभी हमारे सारे मंदिरों को, जो भी जन्म स्थान हैं आपकी, कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, इसको साहस दे देना चाहिए था, क्योंकि जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। लेकिन ये लेफ्टिस्टों का वो रहा, ये कहिए नरम दल के कुछ बंदे अपने स्वार्थ हित में इस कार्य को नहीं किए, क्योंकि गरम दल का व्यक्ति इतना मारा गया था, इतना सताया गया था कि वो 1-2 साल के अंदर सब लोग खत्म हो गए। ये तो उसमें से 4-6-10 बंदे रहे होते तो निश्चित था कि ये बवाल न होता, न इस पर लोगों को राजनीति करने का कोई मौका प्राप्त होता। ये बहुत बड़ी बात थी हमारी उससे कि कम। आप कहाँ से हैं सर? जी यहीं से हैं, देवकाली से हैं। आप क्या करते हैं? हम वकालत करते हैं, गजट में वकालत करते हैं। वकालत। अच्छा, वकील साहब हैं। तो आपने तो अयोध्या में जो मुकदमे चल रहे थे सब भी देखे हैं क्या? नहीं, हम लोग नहीं देखे हैं। हाँ। उनके वकील अलग थे। अच्छा, हाँ, कभी ऐसा हुआ कोर्ट रूम में जाने का मौका मिला? नहीं, यहाँ नहीं मिला। अच्छा, क्या माहौल है आपके अयोध्या में अभी? अब माहौल, मंदिर बन रहा है। हाँ। 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, खुशी का माहौल है। हम लोग तो पहले भी देखे थे, आज भी देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप क्या करते हैं? गौरव सिंह नाम हमारा, क्या करते हैं गौरव आप? ठेकेदारी करते हैं। तुम्हारा काम मजबूत है, मास्टर साहब, वकील साहब, ये ठेकेदार हैं। जी। और ठेकेदार सब सुनते ही सबके चेहरे पे एक अलग मुस्कान आ जाती है। ऐसा क्या करते हैं ठेकेदार? नहीं, कुछ नहीं, चाचा परिवार के हैं। हाँ। ये ठेकेदार एकदम अपने आप में भारी भरकम वजन आता है ना, ठेकेदारी करते हैं। नहीं नहीं, अभी छोटा मोटा काम हमारा वैसे हाँ। ही, बड़े स्तर का काम नहीं। तो ये छोटे से ही तो शुरू होके बड़े में जाता है। हाँ, लेकिन अब देखिए अभी तो लगे कुछ इसमें कुछ ठेका उका मिला? यहाँ सब हाँ। तो किस चीज़ की ठेकेदारी करते हैं? जिला पंचायत में करते हैं। जिला पंचायत। जी, जैसे सीसी रोड का हुआ, इंटरलॉकिंग हुआ। अच्छा, ये देखिए, देखो भैया, अयोध्या जाएं चाहे मथुरा जाएं चाहे काशी, बंदर हर जगह मिलते हैं। तो सीसी रोड का निर्माण करा। जी जी, सीसी है। अच्छा, वो जो पत्थर आता है एक, जो जिससे लगता है, कितने रुपए का आता है एक पत्थर? पत्थर क्या? जो ईंट होती है आरसी इंटरलॉकिंग वाली। हाँ। 16 रुपए मिलता है। आप उसको भी लगवाते हैं? हाँ उसमें फायदा होता है? हाँ हाँ, फायदा है, 10% है। 10%? माने 1 करोड़ की अगर सड़क मिल गई तो 10 लाख अंदर है। हाँ हाँ, 10 लाख बचेगा। हैं? जी जी।
वो उनका पारिश्रमिक होता है। हाँ पारिश्रमिक होता है। जी अकेले इनका थोड़ा होता होगा। हाँ इनके मेट होंगे, आदमी होंगे, सारे लोग उसमें सभी लोगों का सबको मिलता है ना। अभी आपके लेवल पे तो बड़ा कंपटीशन होता है। हाँ बहुत कंपटीशन है, हैं? बहुत कंपटीशन है। 10 टेंडर डालते हैं तो एक मिल पाता है किसी तरीके से। तो कुछ शोर सिफारिश जुगाड़ नहीं चलता। कुछ नहीं है शोर सिफारिश। ऐसे वो पिक्चर जैसे है कि ठेका जाता है सुंदर कंस्ट्रक्शन को, देखिए गंगा जल। नहीं वो सब इसमें नहीं है, ये सरकार में वो सब नहीं है। काल्पनिक ठेकेदारी है। अच्छा वो काल्पनिक है। जी जी। सरकार में इतना गुंडा थे, या तो जेल में या तो मार दिए या तो प्रदेश छोड़ दिए। प्रदेश छोड़ दिए। बिल्कुल छोड़ दिए। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक काम किया कि उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त कर दिया। हमको कोई भी बता रहा था आप चुनाव भी लड़े हैं। हाँ चुनाव लड़े, कौन सी पार्टी से लड़े थे? हम बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे। और पहले कौन सी पार्टी में थे? पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस से होकर मैं तो आप छात्र संघ का अध्यक्ष भी था। हाँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा महाविद्यालय है, मैं ऐतिहासिक अध्यक्ष हूँ। इतना वोट से आज तक कोई वहाँ पे जीता नहीं जितना साकेत जी जी छात्र संघ का अध्यक्ष। कामता प्रसाद अपना और 95 में मैं प्रेसिडेंट था वहाँ पे। अच्छा जी उसके बाद कांग्रेस में काम किया। प्रदेश में सचिव, महासचिव तमाम पद पे मैं महानगर अध्यक्ष। लेकिन बहन जी ने हमको टिकट दे दिया, मैं चुनाव लड़ा। कहाँ से लड़े आप? बीकापुर विधानसभा बगल है जी। तो एक समाजवादी विचारधारा के साथ थे आप, नहीं हाँ समाजवादी विचारधारा के साथ थे, हमेशा थे। जिसको सेकुलर कहते हैं। सेकुलर का मतलब होता है सारे धर्म जात हाँ का सम्मान करना, वही सेकुलर है। सेकुलरिज्म का अर्थ यही है कि सारे जात समाज और हर धर्म का सम्मान करना, यही सेकुलर का जो है सबसे बड़ा महत्व है। अब जो है बीजेपी सरकार ठीक कर रही है नहीं देखिए कि वैचारिक मतभेद है अभी भी? नहीं वैचारिक मतभेद से तो ये तो बराबर बना रहेगा। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने काम किया, वो ईमानदारी से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया। उसकी हम लोग भले दूसरे दल में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो एक काम किया, जो गुंडों को प्रदेश से रपटा खेदा और विकास उत्तर प्रदेश के अंदर किया, और वो मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से, बिल्कुल इसमें कोई संकोच कहने में नहीं है। मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री मैं बड़ा प्रभावित हूँ। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल डेड ऑनेस्ट ईमानदार मुख्यमंत्री जी हैं। ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत थी उत्तर प्रदेश में। मैं अभी राजनीति पे और बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ठेकेदारी वाला सिस्टम समझ लूँ, बात अधूरी रह गई थी। हाँ भाई गौरव, तो जो है कैसे मिलता है ठेका, थोड़ा प्रोसीजर बताओ। जैसे ऑनलाइन है, लोड हुआ, हमने डाला और किसी ने डाला तो जिसका रेट कम रहेगा उसको मिल जाएगा। और वो सॉल्वेंसी क्या होता है? हाँ हैसियत प्रमाण पत्र डीएम के यहाँ से जारी होता है वो। तो बन गया अपना? हाँ जी बना है। कितने का बना? 32 लाख का। 32 लाख तो ठीक ठाक है शुरुआती अमाउंट। नहीं बी क्लास सी क्लास तक के लिए है अभी। अच्छा तो अभी डी में ही रजिस्ट्रेशन ही है हमारा। तो तो अभी तक क्या क्या बना लिया? सीसी रोड का काम किए हैं, कई काम किए हैं, इंटरलॉकिंग भी किए हैं, बिल्डिंग भी, एक स्कूल भी बनाए हैं, ऐसे ही। अच्छा आमतौर पर ठेकेदारी का रास्ता कहते हैं चुनाव तक जाता है, तो आपका कोई सही इरादा है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो ये आगे कैसे बढ़ता, कैसे? जैसे बहुत लोगों को 20 लाख से शुरू होते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ तक जाते हैं, 100 करोड़ 50 करोड़ तक जाते धीरे हैं। धीरे बेड कैपेसिटी बढ़ेगी, अपनी क्षमता के हिसाब से आदमी जो है हाँ जिस हिसाब से पूंजी उस हिसाब से आदमी काम करेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा जो है अब जरा आप लोग जब बात कर रहे थे शुरू में, तो मैं सुन रहा था, तो उस चर्चा पे भी आ जाते हैं। तो इसकी जो राजनीति हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो 86 के से इसका मानेंगे कि शुरू हुआ। दबाव पहले से था, बातचीत हो रही थी। तो 86 में जब ताला खोला गया, राजीव गांधी की सरकार थी, तब आप लोग थे यहीं अयोध्या? बिल्कुल थे। हम लोग उस समय बहुत सक्रिय राजनीति में थे, मतलब बिल्कुल नौजवान थे। कल ये साकेत में हम लोग पहुँचे थे, और 89 में बीए प्रीवियस में हम लोग स्टूडेंट वहाँ थे साकेत में, और 91 में राजीव जी यहाँ पे सद्भावना यात्रा किए थे। राजीव गांधी जी आए थे और रैली भी उन्होंने की थी यहाँ पे, तो शुरुआत कैंपेन की थी। रैली किया था कैंट में। राजीव जी प्रधानमंत्री उस समय थे, और उसके साथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के बाद हमको लगता है विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। दोनों लोग कैंट में आए थे। राजीव जी ने कहा था हम राम राज लाना चाहते हैं। उनकी सोच बहुत अच्छी थी राजीव जी की। अच्छा अच्छे नेता थे, और हाँ एनडी तिवारी थे। हाँ लेकिन बीपी सिंह आए थे साथ में। हाँ बीपी सिंह आए थे। बीपी सिंह तब तक तो अलग हो गए थे ना इनसे, राजीव गांधी से अलग हो चुके थे। तिवारी जी आए रहे होंगे, तिवारी जी आए रहे होंगे यार। सही
हमें कुछ तो राजीव गांधी का अप्रोच कैसा रहता था मंदिर को लेकर के? उनका बहुत साफ कार्नर था। वो होते अगर राजीव जी हाँ। हम लोगों के बीच नहीं, अगर वो होते तो ये मंदिर कब का बन गया होता। अच्छा। 86 में ताला उन्होंने खिलवाया था, उसके बाद 89 में शिलान्यास उन्होंने करवाया था, और उनके जब नाना थे तब रामलला की मूर्ति भी उस स्थान पे प्रकट हुई थी, उस मस्जिद में। तो ये उनका राजीव जी का बहुत साफ का, उन्होंने कहा भी था सन 89 में जब आम चुनाव की रैली करने आए थे, तो मेरे ख्याल से पहली सभा यहीं से शुरू किए थे वो, थाना वो कैंट से, कचहरी बगल कैंट का मैदान है बहुत बड़ा, अपार भीड़ थी। उन्होंने मंच से कहा था कि मैं एक बार फिर से रामराज लाना चाहता हूँ। जब पत्रकारों ने पूछा कैसे आप लाएंगे, आपके पास क्या सोल्यूशन है इसका, उन्होंने कहा चुनाव के बाद इसका हल है मेरे पास, मंदिर का निस्तारण मैं ही करूंगा। लेकिन भगवान की कृपा से वो नहीं रहे बेचारे, और वो होते तो ये आज के 30 साल 25 साल पहले सब हो गया होता, अच्छा, निश्चित हो जाता। क्योंकि ऐसा आप लोगों को लगता है? हमको, पूरी जनता को लगता है, क्योंकि हमने आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को 24 घंटे तिलक लगाते हुए नहीं देखा है। राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो वो हवन करके घर से निकलते थे। पंडित कमलापत त्रिपाठी जी उनका रोज हवन करवाते थे। वो इतने हिंदू माइंडेड थे वो, खैर वो सबको लेके चलते थे, और वो तिलक रोली का तिलक और ऊपर से अच्छा 24 घंटे उनके मस्तक पे विराजमान रहता था। अच्छा, एक बात बड़ा दिलचस्प है, जब पहली बार राम मंदिर के लिए केस फाइल हुआ तो साल था 1885, और इत्तेफाक देखिए कि उसी साल कांग्रेस की स्थापना हुई। जब जो है मूर्ति प्रकट हुई, कहा गया, और कई लोगों ने कहा रख दिया गया 49 में, तब भी सरकार कांग्रेस थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। ताला खुला तो कांग्रेस की सरकार थी और राजीव जी प्रधानमंत्री थे। शिलान्यास भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। अब जब मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इनके सोनिया गांधी खड़गे जी को न्योता भेजा गया और ये लोग नहीं आए, तो इसको लेकर के आम पब्लिक क्या सोचती है? देखिए आम पब्लिक तो भाई देखिए, जो कांग्रेस का रुख आप देख रहे हैं वहां से कैसे बदला है। हाँ, कांग्रेस का रुख यही है। जैसे आम पब्लिक तो ये सोचती है, देखिए हिंदू जितने, जिसको राजनीति से नहीं मतलब है, वो तो यही सोचता है कि सारे हिंदुओं को मंदिर आना, लेकिन वहाँ कैसे ये संभव सारे। लेकिन सवाल इस बात का, जैसे खड़गे जी या सोनिया जी और या अधीर रंजन चौधरी, इन लोगों ने मिलकर जो ये निमंत्रण अस्वीकार किया है, तो ये वही बोले जो आपके शंकराचार्यों ने कहा है। आखिर जो प्रमुख इस देश के जो धर्म के जो सबसे बड़े वो आलंबरदार हैं चारों शंकराचार्यों ने, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे जो शिलान्यास हो रहा है, ये उसको ही वो अवैध गलत बता रहे हैं, अधूरा मंदिर। और अधूरा एक मंदिर, कि ये ऐसा होता नहीं है कि मंदिर ना बना हो, भगवान राम की मूर्ति बैठा दी जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन उन्होंने अब चूंकि अब वो शंकराचार्य है तो उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि आपने क्यों निमंत्रण स्वीकार कर दिया। अब चूंकि ये राजनीतिक दल है कांग्रेस, तो केवल भाजपा के लोग ही पूछ रहे हैं कि इन्होंने गलत किया ये करके। अरे भाई, गलत किया, ये तो होना था। आप कांग्रेस से हैं क्या? नहीं, मैं किसी दल से नहीं हूँ, मैं किसी दल से नहीं हूँ। मैं एक अपनी भावना प्रकट कर रहा हूँ कि जो सत्य है, जैसे भाजपा वालों ने ये कहा, ये तो होना था, ये तो मैं जानता था, इनकी आस्था ही भगवान राम में नहीं। अरे अगर उनकी आस्था ना होती तो फिर इनके बेटे राजीव गांधी ताला खुलवाते, शिलान्यास करवाते, या उनके सोनिया जी के जो कह लीजिए ससुर ही तो शायद लगते हैं, वो नेहरू जी, वो हाँ नाना ससुर, वो वहाँ भगवान राम की मूर्ति स्थापित करवाते। क्या ये संभव है? अगर शासन और प्रशासन ना चाहता तो वह भगवान राम की मूर्ति सन 49 में स्थापित हो जाती? आप बताइए, कतई नहीं। जैसे ये भाजपा की सरकार ही कहती है कि सरकार ना चाहती ये ना होता, सरकार ने, खैर इसको तो अपने मुंह से कह नहीं रहे, तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि वहाँ मंदिर के पक्ष में निर्णय जो आया है। लेकिन आम भाजपाई यही कह रहे हैं कि अगर सरकार ना चाहती तो ये निर्णय कोर्ट ना देती, तो क्या उस समय 49 में सरकार ना चाहती तो भगवान राम की मूर्ति वहाँ प्रकट हो जाती? ना हो पाती। तो ये चूंकि अब लोगों को अपनी अपनी सोच है, समझ है। हमको ताला खुला उससे भी खुशी,
भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई थी 49 में, उस समय हमारी पैदाइश नहीं थी, उसमें भी हमें खुशी, शिलान्यास हुआ उसमें, आज मंदिर बन रहा है, अपार खुशी है। आप क्या सोचते हैं इस पे, किस पे? ये जो कांग्रेस के नेताओं ने प्रस्ताव देखिए, ठुकरा कांग्रेस के लोग जाना है उसमें भाई, उसमें जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग तो प्रसन्न हैं कि 550 वर्ष का कलंक जो है खत्म हुआ और भगवान राम 22 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम लोग इसी में प्रसन्न हैं, भगवान राम वहाँ पे स्थापित हो रहे हैं, उनका मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा इसमें है और उसमें सबको आना चाहिए। इसमें अब जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश कर दिया है तो उसमें क्यों लोग डर रहे हैं आने से? कोई जबरदस्ती मंदिर बन नहीं रहा है। देश का सर्वोच्च न्यायालय ने आदेशित किया, आदेश किया कि मंदिर बनना चाहिए, तो उसमें सबको आना चाहिए। और चाहे वो कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, हर दल के लोगों को जहाँ निमंत्रण मिले तो ना मिले तो राम के यहाँ तो निमंत्रण मिले तभी जाना चाहिए। भगवान राम तो कण कण में है जी। वो तो अच्छा, ब्रह्म है भगवान राम। आप तो कांग्रेस में की राजनीति किए हुए हैं, जैसे क्या लगता है कि ये एक तरीके से कांग्रेस के लिए दोधारी तलवार जैसा था कि अगर आए तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाए अब ये तो और ना आए देखिए, तो जो अगर इसमें मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, हाँ। ये कांग्रेस के माननीय नेतागण ही बता सकते हैं। हम तो ये अपेक्षा करें कि सबको आना चाहिए। अच्छा, आप बताइए क्या क्या इस पे क्या टेक है आपका, किस चीज़? इसी पे ना आने पे या आने की राजनीति पे बुला देखिए, ऐसा सीधी सी बात ये है, जिस व्यक्ति को अपना करेक्टर नहीं मालूम है, जिसका अपना विजन नहीं क्लियर है, वो जीवन भर घड़ी की पेंडुलम की तरह इधर उधर हिलता रहता, अपनी मध्यमान स्थिति को नहीं प्राप्त करता है। मुझसे यदि पूछा जाए कि मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा क्षण रहा कि ये प्रभु राम हमारे आराध्य, चूँकि मैंने प्रार्थना हमारे समय में जब होती थी कि जिस जाति धर्म में मैंने जिस जाति में मैंने जन्म लिया है उसी पे बलिदान हो जाए। तो चूँकि प्रभु हमारे एक आदर्श हैं, जब भी हम कोई चीज़ बताते हैं तो एक आदर्श बताते हैं बच्चों को कि भाई वो उनके कितना बढ़िया त्यागी कोई नहीं में हुआ, पिता के रूप में अपने उनका पिता के प्रति जो कर्तव्य था, पुत्र के का जो कर्तव्य था, भाई का जो कर्तव्य था और इसके बाद प्रजा के प्रति जो कर्तव्य था, कितना बढ़िया निर्वाह हुआ। ये किसी पंथ में या किसी धर्म में हमको पढ़ने को नहीं मिला। हमने कुरान भी पढ़ी है बढ़िया से, बाइबिल भी हमने पढ़ा है, गुरु ग्रंथ साहब भी हमने पढ़ा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि आप वोट के लिए या उस चीज़ के लिए किसी को आप वो करेंगे। मैं अभी उनसे ये कहूँ कि भैया हो, हमको जो है पोप जहाँ रहते हैं वहाँ मंदिर बनाने के लिए 1 बिस्सा ज़मीन दे दीजिए, क्या संभव को हमको मिल जाएगा वेटिकन सिटी में? यदि मैं कहूँ काबा में मुझको दे दीजिए तो क्या वो संभव है? तो अरे यार, कम से कम तो इतना आप लोग सोचिए कि राम की जन्मभूमि को राम को दे दीजिए, कृष्ण की जन्मभूमि का विवाद आप ख़त्म करके उनको दे दीजिए, उसके बाद बनारस का आप ख़त्म कर दीजिए, राजनीति करने का मौका ही ना दीजिए। आप खुद चाहते हैं कि ये फंसा रहे, इसी में लोग मरते रहें, हम इसका आनंद लेते रहें। चूँकि जनता अब जागरूक हो गई है, 21वीं सदी चल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे सब कुछ देख लेते हैं, जान ले रहे हैं, समय बदल चुका है। अब बदलाव के साथ यदि नेता लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं जब ये बता रहे थे, तो बताइए। क्या सोचते हैं आप ये मंदिर की पॉलिटिक्स पर? अब मंदिर की पॉलिटिक्स ये भाई जो मेरी सोच है, अब मंदिर बन रहा है, लोगों को जाना चाहिए। हमें निमंत्रण मिले, मैं जाऊंगा। पार्टी भाई कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आ रही है? ये तो आप कांग्रेस के नेताओं से आप लोग जैसे आम वोटर हैं, जैसे आप यूथ हो, तो युवाओं में क्या मैसेज गया इसका, या फिर जो आम लोग चर्चा करते हैं तो क्या चर्चा करते हैं? नहीं, सब लोग जो है हम लोग के देखते बन रहा है तो सब खुश हैं कि राम मंदिर बन रहा है और भगवान राम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, मोदी जी करेंगे, सब लोग जाएंगे दर्शन करने। अच्छा तो अच्छा। और ये जो मान लीजिए, मैं ये पूछ रहा था जैसे कि कांग्रेस पार्टी को जो निमंत्रण गया था उन्होंने ठुकरा दिया, क्या हम इसको अस्वीकार करते हैं कि क्योंकि मंदिर पूरा निर्माण नहीं हुआ है और हम भाजपा और आरएसएस की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जो होता है क्या उसका मैसेज कैसे जाता है ज़मीन पे, वो अगर आप बता पाएँ? नहीं, बस हम यही जान रहे हैं कि बन रहा है, बस उसी में खुश हैं हम लोग। अच्छा, उसी में हाँ, कि बन रहा है। ठीक बात है। और कुछ आप जानना चाहेंगे? आप तो जान ही रहे हैं ना, हम तो जैसे क्या कहते हैं, इसकी जो राजनीति होती है, भले लोग कहें कि राजनीति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बात नहीं, देखिए आप क्लियर की। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, ये हमारी रोजी रोटी उससे चलती है, तो जो लोग नेता हैं वो भी अपनी राजनीति करते हैं, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है।
वो भी अपना देखिए हर दल के लोग अपना नफा नुकसान सोच के ही कोई डिसीजन लेते हैं राजनीतिक। अब हमको तो कोई डिसीजन लेना नहीं है, हम तो भगवान राम के यहाँ जाएंगे, न्योता मिले चाहे ना मिले, निमंत्रण मिले नहीं, हम तो जाते रहे हैं, जाते हैं और जाते रहेंगे। क्योंकि अब हम मंदिर से जुड़े हुए हैं तो हमारी तो आस्था लोगों से की अपेक्षा ज़्यादा ही है। तो हमारे लिए तो कोई अब ये कांग्रेसियों को है कि उनका कहाँ नुकसान हो रहा, कहाँ फायदा हो रहा, भाई उनको राजनीति करनी है। जैसे भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, और कांग्रेसी कहता है कि ये भाजपा राजनीति कर रही है। ये मंदिर को ये अपना एक वो बनाए हैं, रास्ता बनाए हैं राजनीति का। ये आरएसएस भाजपा का ये प्रोग्राम है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, उनका कहना ये है। तो भाई अब दोनों तो चाणक्य हैं, दोनों तो चाणक्य है, एक से बढ़कर एक है दोनों। अब कौन किसको डिफीट ले जाए इस वक्त तो भाजपा इस वक्त भारी ही है कांग्रेस को पटकनी देने में। अब कांग्रेस सोच रही कि हम क्या चाल चलें कि हम भी भाई सत्ता में आ जाएं, कुछ कर लें, तो भविष्य बताएगा। अच्छा, जो एक राजनीति जैसे सपा भाजपा कांग्रेस के नाम जैसे सपा की राजनीति है, तो आप लोग उस दौर के तो गवाह रहे होंगे जब गोलियां चली थी 90 में, तो उस पे आज के समय में लोगों को याद है, बातचीत होती है? नहीं, कुछ लोग जो पुराने, कुछ लोग याद तो सभी को है, लेकिन काफ़ी आजकल आदमी जो है दो अर्थी भाषा बोलता है। दो अर्थी भाषा बोलता है तो इसलिए कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। हाँ, चूँकि अब लोगों का एक सीधा फंडा ये आ गया कि जात का सिनेरियो लेके लोग चल रहे हैं। जात का तो जात का क्या मतलब है, हमारे ये नहीं समझ में आया। चूँकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एस्ट्रो मैंने पढ़ा बहुत अच्छी तरह। अब ग्रह गोचरों के हिसाब से लोगों को सत्ता मिलती है, ग्रह गोचरों के हिसाब से उनको जो है हर चीज़ मिलती है। तो किसका ग्रह मजबूत है 24 में? क्या अब उसको हम क्यों ये बता दें? हाँ हाँ, ये हम आपको बता दे रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो 400 से प्लस जाएगी। 400 से प्लस जाए? हाँ पक्का? हाँ हाँ? हाँ, अब ये नहीं बताएंगे कौन गवर्नमेंट आएगी। अभी आप तो सारी दुनिया जान रही है कि कौन किस स्थिति में है? तो जब जान रहे हैं तो फिर आप हमसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? अब मान लीजिए 400 प्लस नहीं आई तो आपका जो है गड़बड़ा जाएगा गणित। फांसी तो ना हो ही जाएगी। यदि आप इसमें हार मान रहे- आकलन नहीं, इन्होंने बोला ये एस्ट्रोलॉजर है, तब हमने पूछा इनसे। नहीं, या तो इसमें हमारे पास कुछ छोट जो साहब बोलते हैं कि 400 मास्टर साहब वही बोल रहे हैं जो भाजपा के लोग, अमित शाह जैसे लोग बोलते हैं कि 400 के पार, 370, 372। कहने का मतलब कि वो उनको कमांड है भाई, वो कहाँ वो अपनी कांटा फिक्स किए हैं, उतना बोल लेते हैं, जनता वही बोल रही है। आपकी बात तो बोल ये बात 400 के पार ना, भाजपा के लोग बोल रहे हैं 400 के पार ना। नहीं, जो बात आप हमसे कह रहे हैं, जिनका विजन ही नहीं क्लियर है, जो लोग ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, बात ये कहते हैं। मेरे ये नहीं समझ में आता है कि 4 बीवियाँ और 40 बच्चे, उनको आप कहाँ से हिस्सा दे देंगे? यहाँ तो एक बीवी का, किसी के लिए आप हिंदू पर्सनल कोड लाते हैं, किसी के लिए आप उसका कोड लाना नहीं चाहते हैं। मध्य प्रदेश में कि राजस्थान में शायद किसी मंत्री ने कहा है, हाँ, राजस्थान में, कि हम तो कहते हैं आप लोग 8-10 बच्चे पैदा करें। ये भाजपा का मंत्री कह रहा है। हम घर प्रधानमंत्री घर देंगे। प्रधानमंत्री तो घर देंगे ही, राशन दे ही रहे हैं, घर भी देंगे। लेकिन आपने जब 4 बच्चे और 4 बीवी और 40 बच्चे की तरफ इशारा किया, तो आप एक मुस्लिम समुदाय की धर्म की तरफ बात कर रहे हैं। हम इसको नहीं कहते हो तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी धर्म का हो जाए। आप थोड़ी न कर लेंगे 4 बीवी जो है। चक्कर ये हमको देखिए, चक्कर ये है कि जो आदमी देश की मुख्य धारा से जुड़ा होगा वो हमेशा देश के लिए सोचेगा, समाज के लिए सोचेगा, घर के लिए सोचेगा। हर किसी को जिसके दिमाग में बस उद्योग आपको पता है जो आदिवासी होते हैं उनमें भी 2-3-4 शादियां होती हैं। वो देखिए वो उनके है, लेकिन अभी उनके यहाँ देखिए, अब देखिए नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। वो हमारे यहाँ हिंदू से ही बिलोंग करते हैं। हाँ। लेकिन कारण क्या है कि जैसे विकास की दौड़ में वो बहुत पीछे हो गए। लेकिन जो उनमें से लोग निकल के आए, जो उनमें से भी लोग निकल के आए, वो लोग भी एक ही उसमें हैं, क्योंकि उनको विकास करना है। विकास के लिए पैसे की ज़रूरत है। पर देखिए जो लोग शिक्षित हैं उनको अपनी आय पता है, अपना समाधान कैसे है वो पता है, वो बच्चे उसी हिसाब से पैदा करते। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं,
जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको है कि वो केवल बच्चे पैदा करो, ये अपने किस्मत से खाएं कमाएंगे, ये हर जात में है, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सवर्ण में भी है, बैकवर्ड में भी ये है। महत्वपूर्ण बात है कि इसका शिक्षा से लेना। जो शिक्षित नहीं है वही ये कुकर्म करते हैं कि 1 दर्जन बच्चे पैदा कर दो और वो उनको भाग के ऊपर उनके छोड़ दो। अभी और सुनिए पांडे जी, जैसे सरकार ने इस समय क्या है, जो आप ये बता रहे हैं, इस सरकार को की बात आप करें, सरकार ने क्या नहीं दे दिया जनता को, आप हमको बताइए। रहने के लिए वो मकान दे दिया है, खाने के लिए जो है वो राशन दे रही है, इसके वही बता रहे हैं सरकार दे रही, सुनिए ये दे रही। उसके अलावा क्या है, आपके लिए शौचालय दे दिया, शौचालय प्रक्रिया उसकी सबसे अच्छी थी। उसके अलावा उसने क्या है कि गारंटी योजना में 210 रुपये हर तीसरे दिन आपको नरेगा में मिल जाना है, ये मिल जाएगा। सम्मान निधि में 4-6 हज़ार रुपये मिल गया, आपने सहकारी ये सब कर लीजिए। यदि आपने ज़्यादा खा लिया कहीं किसी निमंत्रण में तो आपको उसने आयुष कार्ड दे दिया है, फर्स्ट क्लास अच्छे हॉस्पिटल में पहुँचे इलाज करा लीजिए। आप बताइए इससे ज़्यादा गारंटी कौन देगा? इतना तो जो माता पिता पैदा करते हैं वो अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या है, जो व्यक्ति कमा रहा है, जो मेहनत करके ले रहा है, उससे टैक्स लिया जा रहा है, उसके टैक्स से ये काम हो रहा है। उसको कितना कष्ट है, चाहे वो नौकरी कर रहा है तो 10 महीने के मतलब 12 महीने के वेतन पाता, 2 महीने का टैक्स देता है। आप क्या सोचते हैं इस पे? नहीं, टैक्स तो टैक्स ये योजना पे जो बता रहे थे पूरा बता दिए ना, खाने से लेके जाने तक का इंतजाम है। हाँ, जो मार साहब बताए ठीक बताए। अब जब सब कुछ जनता को मिल ही रहा तो उनको रोजगार की, वो काहे रोजगार मांग रहे हैं सरकार से? रोजगार की क्या हो सकता है भाई? फ्री राशन मिल रहा है, फ्री दवा मिल रही है, फ्री घर रहने को मिल रहा है, तो चाहे 1 बच्चा पैदा करो, चाहे 10 पैदा करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गरीबी रेखा में आदमी आ जाए। मतलब ये नहीं आपने 10 बच्चा पैदा कर दिया, आपने बता दिया हम गरीब हैं, तो गरीब के नाम पे आपको सारी अवजात मिल जाती है। लेकिन आपका एक ही बच्चा है, यदि उसको ज़रूरत पड़ रही है तो कहीं आपका रिजर्वेशन से रुक रहा है, तो कहीं पैसे की तंगी के कारण वो वहाँ की शिक्षा नहीं कर। हम तो गांव से हैं, हमारा घर भी प्रयाग में ही है, तो ऐसे कई बार लोग चर्चा करते हैं कि यार सब कुछ इसे फ्री मिल जा रहा है, अब जो है काम नहीं करना पड़ रहा है। तो कई बार जो होता है कि अगर आप किसी काम के लिए ढूंढ रहे हैं लोगों को, तो लोग नहीं मिलते काम करने वाले, ऐसा होता है क्या? तो भाई जब को आराम से मिल रहा तो उसकी जब इच्छा होगी तब तो काम करेगा, क्या आपकी जबरदस्ती जाएगा? हाँ, जब फ्री में खाने को मिल रहा है, काम करने कौन जाएगा आप बताइए? जैसे मार साहब ने कहा कि फ्री भोजन, फ्री रहना, मकान और पेंशन और नरेगा में 210 रुपये, क्या वृद्धा पेंशन, खैर ये तो नरेगा विधवा पेंशन, ये पांडे जी ये नरेगा और विधवा पेंशन तो चल ही रहा था पहले से, तो क्या 210 रुपये में एक आदमी का, अगर उसके 2 ही बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, 210 रुपये में 4 लोगों का खर्चा चल जाएगा? क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, कपड़ा पहना लेगा, खाना दे लेगा, शिक्षा दे लेगा? 100 दिन के गारंटी में उसको मिलना है। इसके अलावा भी उसके पास जो है काफ़ी है, जैसे नवोदय में शिक्षा, जब उसका बच्चा पढ़ने में नवोदय में जाएगा। उसके अलावा माँ साहब है, इनकी ड्यूटी लगती है उसमें, जो भारत, हाँ, और विकसित भारत और ये वो टाइप का जो भी होता है वो सब भी हाँ। कुछ टीचर लोग हैं वो सुबह घर से नाश्ता करके नहीं जाते, मिड डे मील का नाश्ता करते हैं, वहीं खाना खाते हैं, शाम को टिफिन में पैक करके घर भी लाते हैं। हम आपको नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आंखों देखी बात बता रहे हैं। आस्किंग फॉर अ फ्रेंड करके आप ही कह दिए। देखिए भाई साहब ने, यदि किसी ने, देखिए ऐसा नहीं हम कहते हैं सारे अध्यापक अच्छे हैं, मतलब मान लीजिए किसी ने इस तरह देखिए अगर जो खाना बच्चे खा रहे हैं, मास्टर खाए, तो उससे विश्वास ही बढ़ेगा। ये आप हमको नहीं, हमको ये बताइए कि जो अध्यापक सवेरे वहाँ पहुँच जा रहा है 8 साढ़े 8 बजे, तो दोपहर का भोजन वो जब तक नहीं चेक करेगा, उसमें लिखा गया है कि सबसे पहले हम अध्यापक खा के उसे टेस्ट करें, यदि उसमें किसी प्रकार की कमियां हैं या कोई बीमार होना या कोई बात होती है, इंसिडेंट होना है, तो सबसे पहले अध्यापक झेलेगा, तब उससे उनके बाद बच्चे। अच्छा, अभी आपका रिटायरमेंट कितना बचा है? अभी तुम्हारा 10 साल 10 साल बचा है, अभी मजबूत तनख्वाह होगी, अब उसके पेंशन भी मिलेगा इनको तो। क्यों? आप 2007 के बाद वाले हैं क्या? पांडे सर हमारी बात, जैसे अभी मास्टर साहब ने कहा कि मिड डे मील का जब भोजन बनता है, सबसे पहले अध्यापक ही उसको चेक करता है, खाता है, लेकिन आज तक कहीं ये नहीं पेपर में या कहीं न्यूज में आया कि कोई अध्यापक मरा हो। बीमार बच्चे होते हैं, बच्चे मरते हैं, अध्यापक को कुछ नहीं होता, या तो भाई उनके लिए स्पेशल कोई मिड डे मील का रहता होगा वहाँ पे। आप बता दीजिए, आप इस पत्रकार लाइन से हैं, कोई अध्यापक कहीं बीमार हुआ हो, कहीं उसको तमाम को लेकर के बड़ा वो, हाँ बताइए माँ साहब बताइए। भाई साहब का कहना जो है एकदम उचित है,
लेकिन होता क्या है, जहाँ के अध्यापक जो है उस भोजन को नहीं टेस्ट करते हैं, वहाँ पे ये दिक्कतें खड़ी होती हैं। जो अध्यापक वहाँ के किचन का भोजन नहीं अच्छा, करते। आज तो अवध के क्षेत्र है, इसमें अगर हम बातचीत शुरू करेंगे तो हमको लगता है जो है हाँ काफ़ी समय लग जाएगा। वो जो है हिस्सेदारी से लेकर हमास तक की बातें यहाँ हो जाएंगी हैं। और समय तो हम जो है चलते चलते आपसे एक आध सवाल और पूछ लेते हैं। ये बताइए कि बसपा क्या राजनीति कर रही है इस समय जो है? देखिए, बसपा एक सेकुलर दल है और माननीय बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। उन्होंने बहुत काम किए हैं नौजवानों के लिए, चाहे वो पुलिस कि भर्ती, विगत वैभव में जीने से कोई फायदा है नहीं। भविष्य की बात करते हैं हम। 24 के चुनाव में बसपा का क्या रोल होगा? आप बसपा में है ना अभी? हाँ बसपा में हैं और आगे रहेंगे भी। माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में जो अलायंस हो रहा है इंडिया गठबंधन का, हमको लगता है कि अभी तो बड़े नेताओं का हमारे बहन जी का मामला है, लेकिन हमको जो लग रहा आभास कि अलायंस में, वो इंडिया अलायंस में बसपा भी सम्मिलित रहेगी। तो अलायंस बिना लड़े तो कितनी सीट और अलायंस में आए तो कितनी सीट? अब इसको अभी क्या बताया जाए, वैसे बहुत दमदारी से। कुछ लग रहा है संभावना है मंदिर के बाद? नहीं, देखिए मंदिर कोई राजनीतिक चीजें नहीं है। आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं नेता होकर के कि मंदिर कोई राजनीतिक चीज नहीं? मंदिर फायदा नहीं होगा चुनाव में, आपको लगता है कि नहीं लगता है? आपको याद हुआ है 1991 में जो है कितना बड़ा बवाल फैजाबाद में अयोध्या में हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार आ गई थी। माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। तो हाँ, तो ऐसा नहीं है, ये मंदिर जो है राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, इसको धर्म से अलग। लेकिन है कि लोग करते हैं, करने कर दीजिए। पाएंगे आप लोग? कोई दल कर पाया है धर्म से अलग आज तक? नहीं, हम देखिए, ये लल्लन टॉप है, यहाँ सब खुल बात होती है। नहीं बिल्कुल हाँ, हम लोग जो है देखिए अयोध्या और हम लोग तो निरंतर मंदिर के जब से माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया तो हम लोग चाह रहे हैं कि मंदिर बने और हम लोग उसमें जाएंगे, हर उसमें करेंगे। लेकिन जहाँ राजनीतिक सवाल है तो हम पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और माननीय बहन जी में पूरी आस्था हमारी है। और बहन जी का जो निर्णय होगा, अलायंस करेंगे अलायंस, अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो बहन जी के साथ हम लोग चट्टान के तरीके खड़े रहेंगे। चलिए अयोध्या में आए तो हमने कहा आप जानेंगे, आपसे चुनाव में आएंगे माँ साहब तो आपसे और अच्छे से जानेंगे। लेकिन अद्भुत है कि यहाँ यूपी में आदमी ऐसा मिलते हैं कि बहुत जगहों हमको खोजना पड़ता है कि लोग मिल जाए। यहाँ आदमी इत्मीनान से मिलता है और फिर बोलेगा और कुछ जानना तो बता दीजिए, यही बता देंगे। खेती किसानी से लेकर के सुई से लेकर हवाई जहाज तक की जानकारी है। देखिए, जहाँ तक इस सरकार की बात है, हाँ। सरकार में उपलब्धियाँ कई थी। जैसे इसके रिज्यूम में राम मंदिर का जो है निवारण हुआ, पहली चीज़। तो इसका यश किसको जाएगा? ये जो सरकार रहती है वही यश लेती है, सीधी सी बात है। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि ये हमारे समय में लड़के कई नवोदय में हमारे विद्यालय में निकल गए तो उसका यश किसको मिलेगा? बट आप ही है, आप जिस मकान में रहते हैं, कोई उस मकान का यदि आपने रेनोवेशन करा दिया, 2 मंजिल बनवा दिया, तो पांडे जी किसको इसका यश मिलेगा? और दूसरी चीज़ 370 ख़त्म कर दिए, 35 ख़त्म कर दिए, ये कई चीज़ें उन्होंने किया भी। ये NRC लाने वाले हैं, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत दिन से लंबित पड़े हुए हैं चीज़ें, ये तो लगे तो कम से कम। हम राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। जब मेरा राष्ट्र नहीं रहेगा और नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? अभी तो हमने 1000 की गुलामी तो खुद ही झेला है, उससे हम अभी बाहर आ रहे हैं। कम से कम हमारे बच्चे उस गुलामी को तो न लें, उस दास्ता को। पता चल रहा नंगे भूखों का एक दल आया और लूट लाट के, पता चल रहा तक्षशिला ऐसे विद्यालयों को जला दे रहे हैं, नालंदा जला दे रहे हैं, विक्रमशिला को जला दिया उन्होंने। किसी भी सभ्यता और संस्कृति ख़त्म कर दें, वहाँ से चलते आए। ये तो कहिए कि हमारे पंजाब में के सिखों ने, वहाँ के जाटों ने, वहाँ के राजपूतों ने, वहाँ के यदवंशियों ने कि कम से कम उनकी तलवार को थाम लिया। ये वहीं उलझ कर रह गए, नहीं तो ये पूरा कम से कम निपटाते हुए चाइना को भी निपटा देते। चाइना को भी निपटा देते? निश्चित निपटा देते वो। ये तो कहिए हमारे वजह से चाइना बच गई। हाँ, इस बात को कहिए तो हम उनकी वामपंथियों की बात कर रहे हैं, करेंगे आप, जिन्होंने चंद सिक्कों के लिए हमारे धर्म, सभ्यता और संस्कृतियों को बेच दिया भाई साहब। उन्होंने क्या कहा, वहाँ पे क्या देश को आज़ाद कराने में सबसे पहला बिगुल बजाया था जफर शाह ने, क्या नाम था, बहादुर शाह जफर ने। सबसे पहले आज उनको सब
मंगल पांडे 1857 में मंगल पांडे एक व्यक्ति था जिसने इसका बीजारोपण किया है। चलिए ठीक है, वो 70 में 57 में, आज मंगल 57 में ही बहादुर शाह जफर उसके लीडर थे। हाँ, मंगल पांडे को आज सब सही मतलब देश आज़ाद कराने के अगवा मानते, लेकिन उनको बहादुर शाह जफर को और उनको अशफाक उल्लाह खां को, इनको लोग आज के लोग ये तथाकथित राजनीतिक गद्दार कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हर किसी का उसमें योगदान है। नहीं, तथाकथित राजनीतिक गद्दार उनको कहते हैं और उनको लेके उनके पूरी कौम को बदनाम करते हैं। क्या ये कहना उचित है? ये सोचना सत्य है? सबका योगदान था इस देश को आज़ाद कराने में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन ऐसा कौम था जो इस देश को आज़ाद कराने में नहीं रहा हो? किसका योगदान कम रहा हो तो आप बताएं। लेकिन आज केवल एक बिरादरी को टारगेट किया जा रहा है कि ये इनका कोई योगदान नहीं इस देश में। चलिए, ये सोच वालों से हमें फिलहाल नफरत है। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात है। यहाँ पे हमें 4-5-6 लोग मिले और बातचीत की। अयोध्या में राम मंदिर में राम मंदिर के मुद्दे से बातचीत शुरू हुई, तमाम राजनीति के कालखंड से गुजरती हुई हमारी बातचीत अब यहाँ पे विराम की ओर है। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत हैं। आपको इन लोगों से पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।